हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमें मालूम है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स है, और वो नीड्स फुलफिल करने के लिए अल्टीमेटली वी रिक्वायर मनी, हमें मनी चाहिए। बट जो भी पर्टिकुलर कंट्री होती है उसकी इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें मनी का फ्लो मीन्स मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई जो है बेसिकली अराइज होती है। तो मनी की डिमांड जो भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है, नीड्स रहती है, उसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी सारी मनी जो है उसको रिक्वायर रहती है डे टू डे बेसिस पे। और वो मनी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को मनी की सप्लाई जो है प्रॉपर वे में इकोनॉमी में फ्लो करानी रहती है, ताकि मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई जो है वो मैच हो सके, बैलेंस हो सके, और इसी तरह से बैलेंस वे में, एक स्टेबल वे में इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके। तो ये मनी की डिमांड है, मनी की सप्लाई है, उसको रेगुलेट करना, उसको बैलेंस करने का काम जो है वो पर्टिकुलर इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक जो है वो परफॉर्म करती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया में भी आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो मॉनेटरी पॉलिसी है जो इश्यू करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो भी कंट्री में मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई रहती है, उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई मींस सेंट्रल बैंक करती है। जो पॉलिसी उसके हिसाब से फ्रेम होती है, जो मनी की डिमांड है, मनी की सप्लाई है, उसको बैलेंस करने के लिए वो पॉलिसी को सिंपल टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। तो सिंपल टर्म में हमें बोलना हो कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी विच इज फ्रेम बाय एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, और वी कैन से आरबीआई, बाय आरबीआई टू रेगुलेट और टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। बट जितनी मनी की डिमांड होती है इकोनॉमी में, अगर उससे ज़्यादा मनी की सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो वैल्यू जो है मनी की वो डाउन हो जाएगी। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जो है, जिसको हम महंगाई बोलते हैं, फुगावा बोलते हैं, वो इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में राइज हो जाएगा। तो जितनी डिमांड होती है उससे अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई, और जितनी सप्लाई है मनी की उससे अगर मनी की डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो इकोनॉमी में अराइज ना हो, उसके हिसाब से इकोनॉमी जो इनस्टेबल ना हो, उसमें बैलेंस बना रहे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के हिसाब से और आरबीआई के थ्रू एक पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो फ्रेम करती है। दिस पर्टिकुलर पॉलिसी कि जिसके हिसाब से इकोनॉमी में मनी की जो डिमांड है और मनी की जो सप्लाई है उसको बैलेंस कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है वो पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो यही है कि जो भी मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई जनरेट होती है इकोनॉमी में, वो पर्टिकुलर मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई जो है उसमें बैलेंस रखा जाए। अगर बैलेंस होगा तो इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी। अगर बैलेंस होगा तो इकोनॉमी जो है वो पर्टिकुलर पेस पे ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कर सकेगी। अगर इसमें इम्बैलेंस हुआ तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो अब हम ये देखते हैं मॉनेटरी की पॉलिसी के हिसाब से ये जो एपेक्स बैंक है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक की हेल्प से ये जो मनी की डिमांड है या मनी की सप्लाई है, ये पर्टिकुलर दो चीज में बैलेंस कैसे मेंटेन करती है। तो उसके हिसाब से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे मॉनेटरी टूल्स रहते हैं। वो मॉनेटरी टूल्स, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के यूज के द्वारा जो भी पर्टिकुलर एपेक्स सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई है वो कंट्री की इकोनॉमी में जो भी मनी की डिमांड है, मनी की सप्लाई है, उसमें बैलेंस करने का कोशिश करेगा। हिसाब से ये जो पर्टिकुलर मेजर्स है उसको दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करने हैं। एक पर्टिकुलर मेजर्स है क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसको जनरल मेजर्स भी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर मेजर्स ऐसे हैं
कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव मेजर्स का कोई एक पर्टिकुलर टूल और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अगर आरबीआई मनी सप्लाई मनी डिमांड में बैलेंस करने पर्टिकुलर ट्राई जो करती है तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर टूल ओवरऑल इकोनॉमी जो है उसको इम्पैक्ट करेंगे। जनरल लेवल ऑफ पब्लिक को उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट होगी उसके ऊपर, तो इसलिए ये पर्टिकुलर मेजर्स जो है वो जनरल मेजर्स बोले जाते हैं, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेजर्स बोलते हैं। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी है क्वालिटेटिव मेजर्स। तो ये क्वालिटेटिव मेजर्स के जो टूल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके हिसाब से भी आरबीआई जो है वो मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई जो उसमें बैलेंस क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स, जनरल मेजर। जैसे हमने बताया ये ऐसे टाइप के मेजर्स होते हैं, ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर उसका यूज आरबीआई ने किया मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई जो है उसको बैलेंस करने के लिए, तो उसकी इंपैक्ट ओवरऑल रहेगी पूरी इकोनॉमी पे, पूरे पर्टिकुलर सिटीजन पे उसकी इंपैक्ट जो है क्रिएट होगी। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मेजर्स इंस्ट्रूमेंट्स इज कंसिडर्ड एज जनरल मेजर्स। तो अब वो जनरल मेजर्स में कौन कौन से टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टूल्स है बैंक रेट। देखो हमें भी मालूम है कि जो कमर्शियल बैंक है जिसमें हम अपना अकाउंट जो है ओपन करते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन और फैक्टर के हिसाब से कभी कभी मनी की शॉर्टेज जो है रहती है। ठीक है, तो जब भी ये पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को मनी की शॉर्टेज रहेगी तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, मनी है बोरो करने के लिए, तो आरबीआई फ्री में तो देंगे नहीं। ठीक है, तो जब ये पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म की अपनी मनी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई उसको मनी प्रोवाइड करती है, बट फ्री में नहीं देगी। आरबीआई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से चार्ज करेगी। दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जिसके हिसाब से आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से मनी प्रोवाइड करती है, दिस पर्टिकुलर रेट इज कंसिडर एज बैंक रेट। तो हमें सिंपल वे में उसकी डेफिनेशन बोलनी है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बैंक रेट मीन्स द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू कमर्शियल बैंक। तो अब हमें यह देखना है कि ये बैंक रेट के हिसाब से मनी की डिमांड एंड सप्लाई जो है बैलेंस कैसे हो सकती है। देखो अगर आरबीआई को लगे कि भाई मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, बैंक रेट जो है वो बढ़ा देंगे। तो अंडर बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई अगर बैंक रेट बढ़ा देती है तो जो भी कमर्शियल बैंक होगी उसको लोन कॉस्टली रहेगी। जितनी लोन कमर्शियल बैंक को कॉस्टली रहेगी उतनी कस्टमर को कॉस्टली जाएगी। तो उसके हिसाब से कस्टमर अब स्टॉप करता है लोन लेने का और रिड्यूस करता है। तो ऐसे जो भी पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसमें मनी की सप्लाई जो है बैलेंस हो जाती है कि डिमांड के हिसाब से। अगर काफ़ी सारा ऐसा कि सप्लाई कम है तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट कम कर देती है। कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेती है, ज़्यादा पब्लिक के पास जाता है, फिर से इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस तरह से बैंक रेट के हिसाब से आरबीआई मनी की डिमांड सप्लाई जो इसको बैलेंस करती है। दूसरा है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। देखो हमने देखा कि कमर्शियल बैंक जो है उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से मनी की जब रिक्वायरमेंट रहती है तो आरबीआई के पास से बैंक रेट के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। ऐसे ही इट मे बी पॉसिबल कि समटाइम्स जो ये कमर्शियल बैंक हो उसको मनी की रिक्वायरमेंट बहुत कम टाइम के लिए होती है, से फॉर एग्जांपल 24 आवर्स, 1 डे, 7 डे, 14 डे। तो उस वक्त क्या करते हैं कि आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक जाती है, जो भी उसके पास सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज जो है उसको आरबीआई के पास एक पर्टिकुलर डिस्काउंटिंग रेट पे सिक्योरिटी के हिसाब से रखते हैं। जब पैसे वापस देते हैं तो ये पर्टिकुलर रेट के हिसाब से उसको सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। ये जो पर्टिकुलर रेट है, ठीक है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। बट सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं रेपो रेट मीन्स द रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे दो चीज ध्यान रखनी है। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से पैसे लेते हैं एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से, और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
वो टाइम 24 आवर्स, 48 आवर्स, 7 डेज, मैक्सिमम 14 डेज तक हो सकता है। तो इतने कम टाइम के लिए अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से जो रेट के हिसाब से पैसे लेगा उसको रेपो रेट बोलते हैं। उसके टोटल अपोजिट रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक को जरूरत रहती है तो आरबीआई के पास जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आरबीआई को भी शॉर्टेज हो जाए शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक के पास से अमाउंट जो है वो लेती है। सेम पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द रेट एट विच आरबीआई टेक मनी from commercial bank or borrow money from commercial bank for very short period of time, then this particular instrument is considered as reverse repo rate. देखो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की मनी की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर खूब ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इकोनॉमी के ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है और ओवरऑल पब्लिक के लिए भी, क्योंकि उसके हिसाब से जो लोन है, जो एडवांस है, जो पर्टिकुलर कस्टमर बैंक के पास से लेता है, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है उसके हिसाब से वर्क करता है। ठीक है कि भाई अगर ज़्यादा मनी सप्लाई है तो आरबीआई जो है वो क्या करेगा, जो भी पर्टिकुलर रेपो रेट है वो इंक्रीज कर दे, बैंक कम लोन लेगी, उसके हिसाब से मनी सप्लाई डाउन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी एक इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड है स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है बैंक को कि जिसके हिसाब से उसको इमरजेंसी के तौर पे पैसे चाहिए, तो आरबीआई में देखो एक स्पेशल विंडो रहता है, वो 24/7 ओपन होता है। वो पर्टिकुलर विंडो में जाके कोई भी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म के लिए मनी जो है वो आरबीआई के पास से बोरो कर सकती है अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। बट यहाँ पे जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है और इमरजेंसी 24/7 वो पर्टिकुलर विंडो ओपन रहता है, तो उसके हिसाब से भी मनी जो है जो भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास से लेके इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाती है। इसके तौर पे आरबीआई पर्टिकुलर जो सिचुएशन है स्टेबिलाइजेशन की, उसके हिसाब से अगर इसको लगे कि भाई मनी सप्लाई ज़्यादा है तो वो पर्टिकुलर जो एडवांस देने का प्रोसीजर इमरजेंसी सिचुएशन वो कम कर देगी, तो मनी सप्लाई भी मार्केट में क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ऐसे बैलेंस करते हैं। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट टर्म CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एज पर द RBI's requirement, every commercial bank has to maintain certain amount of कैश लिक्विडिटी विथ देम। क्योंकि हमें मालूम है जो भी पर्टिकुलर पर्सन डिपॉजिट के लिए आएंगे वो सेम विड्रॉल के लिए भी आएंगे, और किसी को बैंक जो है मना नहीं कर सकती है। तो आरबीआई ने एक रूल्स बनाया है कि जो भी प्राइमरी डिपॉजिट आएगी वो प्राइमरी डिपॉजिट के हिसाब से 3% to 15% तक, जैसा आरबीआई बोलेंगे, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हर एक बैंक को कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है। मींस इतनी परसेंटेज की कैश बैंक को अपने पास रखनी है, वो लोन, एडवांस और किसी और तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, लिक्विडिटी की फॉर्म में ही बैंक को अपने पास रखनी है। ऐसी जो पर्टिकुलर रेट, द रेट which is maintained by commercial bank as cash liquidity is known as cash reserve ratio। तो जब भी आरबीआई को ऐसा लगे मनी सप्लाई ज्यादा है तो क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, तो उतनी मनी आरबीआई के पास आ जाएगी, मार्केट में से वापस आ जाएगी, मनी सप्लाई डाउन हो जाएगी। जब भी शॉर्टेज हो तो CRR जो भी है आरबीआई का वो कम कर देते हैं, उसके हिसाब से मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा रहती है। तो ये हुआ CRR। नेक्स्ट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि भाई हमने देखा कि आरबीआई के हिसाब से, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक जो रहती है उसको सर्टेन अमाउंट कैश में रखनी रहती है। ऐसे ही आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ही सर्टेन अमाउंट जो है, जो भी प्राइमरी डिपॉजिट से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के पास आती है तो उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट, मींस गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कि जिसको हम फास्टली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। गोल्ड
बेच दिया, हमारे पास कैश आ गई। तो 25% तक की जो भी प्राइमरी डिपॉजिट की अमाउंट रहती है वो पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक को कैश और कैश इक्विवेलेंट मींस गोल्ड होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, ऐसी तरह की कोई भी पर्टिकुलर कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना रहेगा तो उसको एसएलआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब भी मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो एसएलआर बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, बैंक के पास मनी जो है वो एडवांस लोन के तौर पे देने का ऑप्शन जो है कम हो जाता है, उसके हिसाब से मनी सप्लाई भी डाउन हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हुई एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आगे का जो इंस्ट्रूमेंट्स है जनरल मेजर्स में, क्वांटिटेटिव मेजर्स में, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये पर्टिकुलर ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसी चीज है जिसमें आरबीआई जो बॉन्ड रहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड रहते हैं, उसको ओपन मार्केट में परचेज सेल्स करती है। हमें मालूम है कि जब भी आरबीआई को लगे, से फॉर एग्जांपल कि भाई मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी कि भाई ओपन मार्केट में से बॉन्ड जो है वो सेल करेगी, ठीक है। तो कम होगी मनी सप्लाई, जितनी आरबीआई सेल करेगी, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर बॉन्ड है उतनी मनी की सप्लाई जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही आरबीआई को अगर लगे कि भाई शॉर्टेज है, आरबीआई परचेस करेगी, बॉन्ड आरबीआई के पास आएगा, मनी जो है इकोनॉमी में जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर से जो भी मनी की डिमांड है, मनी की सप्लाई है, उसमें बैलेंस क्रिएट होगा। तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो है उसका सेल और परचेस करके मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जो है उसको बैलेंस करने की ट्राई करती है, ठीक है। और लास्ट में हुई स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी। देखो ये जो स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी है, ठीक है, अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड है। कि जब भी आरबीआई को लगे कि भाई मार्केट में मनी सप्लाई जो है ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, वो मनी सप्लाई को कम करने के लिए जितना भी पैसा है वो फॉरेन पर्टिकुलर एक्सचेंज है उसमें रिजर्व में इन्वॉल्व करने लगेगी। तो मार्केट में से पैसे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसफर होने लगेगी, ठीक है, तो मनी सप्लाई रुक जाए। इसी तरह से अगर आरबीआई को लगे भाई डिमांड के हिसाब से मनी सप्लाई नहीं है, तो वो क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको फिर से करेंसी में कन्वर्ट करेगी और मार्केट में फ्लो करवाएगी। ये जो फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से मनी की डिमांड एंड मनी की सप्लाई जो है उसको बैलेंस करने का आरबीआई ट्राई करेगी। दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज कंसिडर एज स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हुए क्वांटिटेटिव मेजर्स, जनरल मेजर्स। अब हम देखेंगे आगे का सिलेक्टिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। उसमें सबसे पहला है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। देखो ये पर्टिकुलर मेजर्स ऐसे हैं कि जो आरबीआई अगर उठाता है मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जो है उसको बैलेंस करने के लिए, तो उसकी इंपैक्ट जो है ओवरऑल इकोनॉमी की जनरल टर्म्स में सभी पर नहीं होगी, बट सिलेक्टिव सेक्टर्स होंगे इकोनॉमी के, सिलेक्टिव पर्टिकुलर बिजनेस होगी, इंडस्ट्री होगी, उसके ऊपर उसका ज़्यादा पर्टिकुलर इम्पैक्ट जो है रहेगा। इसके हिसाब से उसको सिलेक्टिव मेजर्स जो है बोलते हैं। सबसे पहली है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, कि अगर हमें भी मालूम है कि अगर हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक ऐसे फ्री में लोन नहीं देगी, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी होगी वो सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास रखेगी। तो अंडर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट commercial bank with help of RBI ask for certain security to give loan or advance। तो अगर जब भी आरबीआई को ऐसा लगे कि भाई मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट टाइट कर दे कि हम जब जितनी सिक्योरिटी देती है उसके हिसाब से कम लोन मिलेगी, हम जितनी सिक्योरिटी देते हैं वो सिक्योरिटी अगर हम लोन लेने के लिए चाहते हैं तो हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए हम लोन जो है कम लेते हैं और नहीं लेते, इसके हिसाब से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। जब डिमांड रहती है तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट लिबरल कर देती है। तो ऐसे क्वालिटेटिव टूल्स रहा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जिसके हिसाब से जो भी लोन लेंगे उसके अगेंस्ट में हम जो सिक्योरिटी देंगे उसकी रिक्वायरमेंट में आरबीआई जो है क्या करेगा, चेंज करेगा मनी की डिमांड मनी की सप्लाई जो है उसको बैलेंस करने के लिए।
तो ये एस्पेक्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है। सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो जितनी भी हम सिक्योरिटी देते हैं उसके ऊपर आरबीआई ये पर्टिकुलर टूल में एक मार्जिन सेट कर देता है कि ये मार्जिन के आगे की लोन नहीं दे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक पर्टिकुलर हाउस है हमारे पास, वो हाउस को, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको लोन के तौर पे हम बैंक के पास जाके उसको देते हैं, अगर उसकी वैल्यू 15 लाख रुपीस है तो उसके अगेंस्ट में आरबीआई एक मार्जिन सेट कर देगा कि 15 लाख की जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी आएगी तो उसके हिसाब से हम ओनली 70% के मार्जिन से ही लोन देंगे। तो 15 लाख का 70% जितनी अमाउंट हमें लोन के तौर पे मिलेगी उसके अलावा ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो क्या होगा, जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्जिन जो है आरबीआई कम कर देगा। ठीक है, तो जितनी सिक्योरिटी आएगी उसके हिसाब से मनी कम आएगी। जब भी डिमांड ज़्यादा रहेगी तो ये पर्टिकुलर मार्जिन जो है आरबीआई बढ़ा देगा। तो उसके हिसाब से भी मनी डिमांड और मनी की सप्लाई जो है बैलेंस रहेगी। लास्ट में है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। देखो जो भी हमें मालूम है कि कोई भी पर्सन और सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उसको लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी, एडवांस की रिक्वायरमेंट, बोरोइंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसका पर्पस अलग अलग हो। कार लोन से फॉर एग्जांपल कार के लिए, ठीक है, गोल्ड लोन इमरजेंसी कोई सिचुएशन के लिए, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, ऐसे कई सारे लोन्स हमें अलग अलग पर्पस के लिए बैंक के पास से रहने रहते हैं। तो बैंक क्या करती है, ये जो भी पर्टिकुलर लोन एंड एडवांस देगी उसमें इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रखेगी, डिस्क्रिमिनेटरी मींस डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रहेंगे। अगर बैंक को लगा कि हाउसिंग सेक्टर में लोन ज़्यादा जाती है, मनी सप्लाई उसके हिसाब से बढ़ती है, तो बैंक क्या करेगी, हाउसिंग लोन का जो रेट है वो इंक्रीज कर देगी। तो वहाँ पे मनी सप्लाई डाउन हो गई, लोन कॉस्टली हो गई, लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, बंद कर दिया, मनी सप्लाई जो है क्या आ गई, कंट्रोल में आ गई। तो इस तरह से जो भी क्वालिटेटिव मेजर्स है उसमें 3 मेजर्स हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। तो ये हुई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें 2 टाइप्स के, ठीक है, टूल्स जो है यूज करने हैं। वन इज क्वांटिटेटिव टूल्स, जनरल मेजर्स, एंड वन इज क्वालिटेटिव टूल्स, सिलेक्टिव मेजर्स। थैंक यू वेरी मच।